विद्यार्थियों में आज आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो अकाउंट से संबंधित है। आप ध्यान से देखिए, ये आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरे वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद। आदर्श तरल अनुपात है द आइडियल लिक्विड रेशियो इज ए नंबर 2:1, B 1:1, C 5:1 और D 4:1। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, लिक्विड रेशियो जो होता है वो 1:1, यानी आपका बी नंबर आंसर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2, जब चालू अनुपात 2:5 है और चालू दायित्व की राशि 25,000 है तो चालू संपत्ति की राशि क्या होगी? When current assets is 2:5 and the amount of current liabilities is 25,000, what is the amount of current assets? विद्यार्थियों, करंट एसेट्स का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट रेशियो है आपका 2:5 और करंट एसेट्स है आपका निकालना है, करंट लायबिलिटीज है आपका 25,000। तो करंट एसेट्स बराबर हो जाएगा 5 इंटू करंट एसेट्स और 25 दूना 50,000 आपका हो गया। इस प्रकार हमारा करंट एसेट्स हो जाएगा 50,000 और बटे 5, यानी हमारा करंट एसेट्स हो गया 10,000। तो आपका 10,000 है आंसर सी। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, तरल संपत्ति में शामिल नहीं है। द टर्म क्विक एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, यानी आपका लिक्विड एसेट्स में कौन सा संपत्ति इंक्लूड नहीं होता है? ए में है स्टॉक, बी है डेटर्स, सी BR और डी में है कैश एंड कैश बैलेंस। विद्यार्थियों ध्यान देंगे, लिक्विड एसेट्स में हमारा स्टॉक शामिल नहीं रहता है, इसलिए आंसर 3 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, चालू अनुपात में शामिल है। करेंट रेशियो इंक्लूड्स ए स्टॉक, बी डेटर्स, सी कैश, डी ऑल ऑफ एबव। विद्यार्थियों करंट रेशियो बराबर फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, इसलिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में स्टॉक भी शामिल रहता है, कैश भी शामिल है, डेटर्स भी शामिल रहता है। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा डी नंबर। 5 नंबर, अम्ल प्रशिक्षण अनुपात की गणना करने में निम्नलिखित संपत्तियों में से कौन सी संपत्ति को ध्यान में नहीं रखा जाता? विच ऑफ द फ्लोइंग assets is not taken into consideration in calculating asset test ratio? A cash, B bill receivable, C stock, D none of these। विद्यार्थियों इसका आंसर होगा स्टॉक, सी नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, लिखा हुआ है when cash is ₹10,000, stock is ₹25,000, BR bill receivable is ₹5,000, creditors is ₹22,000 and bank overdraft is ₹8,000, then current ratio is A नंबर में 2:1, B 4:3, C 3:4, D 1:2। विद्यार्थियों इसका आंसर जानने के लिए इस प्रश्न को हम आपको सॉल्व करके बताते हैं, आप वीडियो में बने रहें। देखिए, आप सबसे पहले करंट एसेट्स निकालना है। स्टॉक, करंट एसेट्स में स्टॉक, कैश, BR। आपको क्वेश्चन में स्टॉक है 25,000, कैश 10,000 और BR 5,000। इस प्रकार टोटल करंट एसेट्स हो गया 40,000। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, क्रेडिटर्स है 22,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 8,000। टोटल करंट लायबिलिटीज आपका 30,000 हुआ। करंट रेशियो निकालने के लिए कहा गया, करंट रेशियो बराबर होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। टोटल करंट एसेट आपका 40,000 और करंट लायबिलिटीज है 30,000। इस प्रकार इसको डिवाइड करेंगे तो 4:3। अब हम देखेंगे ऑप्शन में 4:3 किस में है।
4:3 आपका बी नंबर में है, तो आपका बी आंसर सही है। लाभप्रद अनुपात सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज जनरली शो इन, ए नंबर है सिंपल रेशियो, बी परसेंटेज, सी टाइम्स, डी नन ऑफ दिस। विद्यार्थियों, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है हमेशा परसेंटेज पे शो करता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। उधार और संग्रह नीतियों के मूल्यांकन में उपयोगी है। The ... is useful in evaluating credit and collection policies. A. Average payment period, B. Current ratio, C. Average collection period, D. Current assets turnover। विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा आपका सी, एवरेज कलेक्शन पीरियड। उधार और संग्रह नीतियों के मूल्यांकन में आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड का रेशियो जो है उपयोगी होता है। एक व्यावसायिक फर्म की ... की गणना उसकी लघुकालीन देयताओं के भुगतान की क्षमता से की जाती है। द ... इज ए बिजनेस फर्म इज मेजर्ड बाय इट्स लायबिलिटीज ऑफ satisfy its short-term obligations as the come due। ए नंबर में है आपका एक्टिविटी, बी है लिक्विडिटी, सी डेट्स और डी प्रॉफिटेबिलिटी। विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा ए, एक्टिविटी। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, डेब्ट इक्विटी रेशियो इज... ए नंबर लिक्विडिटी रेशियो, बी एक्टिविटी रेशियो, सी सॉल्वेंसी रेशियो और डी ऑपरेटिंग रेशियो। विद्यार्थियों, डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है सॉल्वेंसी रेशियो के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। आपके सामने 13वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गैर संचालन व्यय है? विच ऑफ द फ्लोइंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। विद्यार्थियों, ए में है रेंट, बी है सेलिंग एक्सपेंसेस, सी वेजेज और डी लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो इसका आंसर होगा आपका डी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, बेचे गए माल की लागत कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू क्या होगा? ए सेल माइनस नेट प्रॉफिट, बी सेल माइनस ग्रोस प्रॉफिट, सी परचेज माइनस ओपनिंग स्टॉक, डी नन ऑफ द एबव। विद्यार्थियों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करने के लिए हम सेल में से ग्रोस प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। आंसर होगा बी, ऑपरेटिंग रेशियो इज... ए नंबर है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, बी एक्टिविटी रेशियो, सी सॉल्वेंसी रेशियो, डी नन ऑफ दीज। विद्यार्थियों, ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंतर्गत फाइंड आउट किया जाता है, इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, करेंट एसेट्स इंक्लूड्स ओनली दोज एसेट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन... ए नंबर 3 मंथ, बी 6 मंथ, सी 1 ईयर, डी 2 ईयर। विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा 1 ईयर यानी सी नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, चालू दायित्व ... के अंदर देय होते हैं। करेंट लायबिलिटीज आर टू बी पेबल विद इन... ए नंबर 3 मंथ, बी 6 मंथ, सी 9 मंथ, डी 12 मंथ। विद्यार्थियों, करंट लायबिलिटीज का भुगतान 12 महीने के अंदर की जाती है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, वर्किंग कैपिटल इज द... ए नंबर है कैश एंड बैंक बैलेंस, बी में है आपका कैपिटल बोरोड फ्रॉम द बैंक, सी डिफरेंट बिटवीन करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज और डी डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट्स
एंड फिक्स एसेट्स। विद्यार्थियों, वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। इस प्रकार आपका आंसर सी होगा, डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज। अब आपके सामने कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव के प्रश्न आएंगे, ध्यान से देखेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज मैंडेटरी। ए नंबर में ऑल इंटरप्राइजेज, बी कंपनीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, सी है इंटरप्राइजेज हैविंग टर्नओवर एग्जिस्टिंग 50 करोड़, डी बी एंड सी। विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा आपका डी नंबर, बी एंड सी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 2, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपन कैश बेसिस अकाउंटिंग, बी एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, सी नन ऑफ दीज, डी बोथ। विद्यार्थियों, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर आधारित है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कैश सेल्स इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिनांसिंग एक्टिविटीज, डी नन ऑफ दीज। विद्यार्थियों, कैश सेल इज ए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसलिए इसका आंसर ए होगा। 4था नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम। विद्यार्थियों ध्यान देंगे, इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम आंसर दिया हुआ है ए सोर्सेस ऑफ कैश, बी में है एप्लीकेशन ऑफ कैश, सी नन ऑफ दीज और डी इंक्रीज इन फंड। विद्यार्थियों, इंक्रीज इन शेयर, शेयर में बढ़ोतरी का मतलब है फंड में इंक्रीज होना, इसका मतलब है इसका आंसर ए होगा सोर्सेस ऑफ कैश, कैश की प्राप्ति, आपका आंसर ए होगा। नंबर में है आपका क्वेश्चन नंबर 5, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए नंबर बैलेंस शीट, बी नंबर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी नंबर है एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ दीज। विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीज। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट इन आइटम ऑफ इंटरेस्ट इज शो इन, यानी इंटरेस्ट को कैश फ्लो में कहां पर शो करते हैं, किस एक्टिविटीज में, ए नंबर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सी फिनांसिंग एक्टिविटीज, डी बोथ बी एंड सी। विद्यार्थियों, बी और सी इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ अंतर्प्रवाह नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो, ए नंबर डिक्रीज इन डेटर्स, इशू ऑफ शेयर, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। विद्यार्थियों, आपको ध्यान देना कि इनमें से कौन है जो कैश इनफ्लो नहीं है, यानी कैश का आगमन नहीं हो रहा। डेटर्स इन डिक्रीज इन डेटर्स, इसमें कैश इनफ्लो हुआ, इशू ऑफ शेयर कैश इनफ्लो हुआ, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स इसमें आपका कैश का इनफ्लो नहीं हो रहा, इसलिए आपका आंसर सी नंबर होगा। सेल ऑफ एसेट्स, इसमें कैश इनफ्लो हो रहा है। ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैश आउटफ्लो, ध्यान देंगे निम्नलिखित में से कौन जो है कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है, ए नंबर इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा ए इंक्रीज इन क्रेडिटर्स नॉट ए कैश आउटफ्लो। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है पूर्वदत्त व्ययों की राशि में वृद्धि का परिणाम होता है इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस रिजल्ट इन, यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस वृद्धि होने से क्या होता है, कैश में क्या प्रभाव पड़ता है, ए डिक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन कैश, सी
नो इफेक्ट ऑन कैश, डी नन ऑफ दी। विद्यार्थियों, प्रीपेड एक्सपेंसेस में इंक्रीज होने से डिक्रीज इन कैश होता है, यानी अगर हम एडवांस एक्सपेंसेस पेड करते हैं, इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो इससे हमारा क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा, यानी डिक्रीज इन कैश इसका राइट आंसर होगा। नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, 11वां नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द सोर्सेस ऑफ कैश। यानी क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है वो सोर्सेस ऑफ कैश नहीं है। ए नंबर है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इशू ऑफ डिवेंचर, सेल ऑफ डिवेंचर। विद्यार्थियों ध्यान देंगे, सोर्सेस ऑफ कैश मीन्स हुआ कैश का आगमन। इनमें से कौन है जिसमें कैश का आगमन नहीं हो रहा है। देखिए, सेल ऑफ डिवेंचर, ये कैश का इनकम, कैश का आगमन हो रहा है। इशू ऑफ डिवेंचर में कैश आ रहा है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन में भी कैश आ रहा है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, संपत्ति क्रय करने से पैसा जा रहा है, माने आउटफ्लो हो रहा है कैश। इसका मतलब ये हमारा सोर्सेस ऑफ कैश का आइटम नहीं है, तो आपका आंसर होगा ए नंबर। देंगे आपके सामने 12वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित में कौन सा रोकड़ का प्रयोग नहीं है। माने इनमें से कौन सा ऐसा आइटम्स है जिसमें कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ कैश। ए नंबर इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। विद्यार्थियों, लायबिलिटीज बढ़ने से कैश आउटफ्लो होता है। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, स्टॉक बढ़ने से कैश आउटफ्लो होता है। और बी आर एसेट्स बढ़ने से आउटफ्लो होता है। लेकिन यहाँ बी नंबर जो पॉइंट है, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये संपत्ति मेरा कम हो रहा है। इसका मतलब है आपका आंसर बी होगा, इसमें एप्लीकेशन ऑफ कैश नहीं हो रहा है। आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन है। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर लेनदारों में कमी रोकड़ का है। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स इज, यदि लायबिलिटीज कम हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, सोर्सेस ऑफ कैश, बी एप्लीकेशन ऑफ कैश, नन ऑफ दीज, डिक्रीज इन फंड। ध्यान दीजिए, क्रेडिटर्स में कमी का मतलब है हमने कैश पेमेंट किए हैं। कैश पेमेंट किए मतलब एप्लीकेशन ऑफ कैश होगा। आपका सही आंसर होगा बी नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है, इंक्रीज इन बिल रिसीवल, यानी संपत्ति बढ़ रहा। ध्यान देंगे, संपत्ति बढ़ने से क्या होता है कि हम संपत्ति परचेज कर रहे हैं, यहाँ पर कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो एप्लीकेशन ऑफ कैश यही हमारा सही आंसर होगा। विद्यार्थियों, 17 नंबर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लिखा हुआ है देय बिल में वृद्धि है। इंक्रीज इन बिल्स पेबल इज, यानी बिल्स पेबल लायबिलिटीज मेरा बढ़ रहा है, तो क्या होगा, ए नंबर में कह रहा है सोर्सेस ऑफ कैश, बी एप्लीकेशन ऑफ कैश, सी नन ऑफ दीज, डी डिक्रीज इन फंड। विद्यार्थी, लायबिलिटीज बढ़ने का मतलब हमने कर्ज लिया। कर्ज लिया का मतलब क्या हुआ, हम कर्ज लिए, तो सोर्सेस ऑफ फंड, पैसा आ रहा है ना, बीपी कर्ज लिए, कर्ज बढ़ रहा है मतलब कर्ज लिए, कर्ज लेने का मतलब हमारे पास कैश आ रहा है, ये सोर्सेस ऑफ कैश। आपका आंसर ए होगा।